হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আমার সাথে কমিউনিকেশন বাংলায় করতে পারিস মহেশ? सर एक बार मुझे कंफर्म करो सर, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला आप लोग? यस और नो? सौमिता, विदिशा, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा? एक बार कंफर्म करो सर। हाँ सर। ओके सर, तो फिर बेसिकली हम लोग सीएस एंट्रेंस, सीए फाउंडेशन, ये दोनों एरिया में जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को भी पढ़ना पड़ता है, सीएस एंट्रेंस वालों को भी पढ़ना पड़ता है। सर सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, बट हम लोग अभी मेनली बिजनेस एनवायरनमेंट में फोकस करेंगे, और बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ उसके इंडियन इकोनॉमी के साथ क्या कनेक्शन है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में क्या कनेक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं आप लोग को एक बार सिलेबस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जो सब्जेक्ट आज पढ़ रहे हैं। ऐसे सीसेट का सिलेबस तो आप लोगों को पता है क्या, या मुझे कोई बताना पड़ेगा? सीएस एंट्रेंस का जो सिलेबस है, अच्छा एंट्रेंस सिलेबस स्ट्रक्चर मैं एक बार दूसरे क्लास में या फिर क्लास के एंड पे मैं बता दूंगा। ठीक है, जो लोग सीएस के हैं, ठीक है, सीए वालों के भी सीए के अलग से मैं बता दूंगा एक बार क्लास में जिनका सीए का है। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा एक बार ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट एक बार आप लोग मुझे ये कंफर्म करो कि स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस नो किसको बोलो? আছে? यस सर, स्क्रीन दिख रहा है। राजन्नो एंड विदिशा, आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर देखा जाता है। बस एक बार रिस्पॉन्स करते रहना सर, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग कनेक्टेड हो, सुन रहे हो। ठीक है, सुनते पाচ্ছিস, कनेक्टेड আছিস, আমাকে রেসপন্স করতে থাকো। ओके, हाँ ठीक है। आप नजर डालोगे ये सीएस एंट्रेंस का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पेपर है। सीए में इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ा जाता है, और बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का पार्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम। ये जो सीएस का मैथ्स है ये भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर इनके पास नहीं है ये सब मैं शेयर कर दूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर, यहाँ पर एक टॉपिक आता है, कंबाइन करूँगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, दिखाई दे रहा है? हेलो, है सर। एंड देयर इज अनदर टॉपिक इंडियन इकोनॉमी, दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब सर क्या है कि ये दोनों टॉपिक को मैं आज कंबाइन करके बताऊंगा। सर क्यों कंबाइन करके क्यों बताना? सर बाकी टॉपिक का क्या सर, बाकी तो सर देखो सर, ये जो टॉपिक है ये प्योर इकोनॉमिक्स क्लास जो होता है एवरी वेडनेसडे करके, उस वेडनेसडे क्लास में मैं ये पूरा प्योर इकोनॉमिक्स में बताता हूँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, उसके अंदर इसका डिस्कशन होता है। ठीक है, एक प्योर इकोनॉमिक्स क्लास होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही, माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट, ये सब डिस्कशन होता है। ठीक है, तो उस पर ये सब बात करूंगा मैं आप लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ ये बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड बात करूंगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रिलेटेड बात करूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बात करूंगा, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड बात करूंगा, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, बजट के बारे में बात करूंगा, जो सीएस एंट्रेंस को भी बताना है मुझे, और सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को भी। सीए फाउंडेशन में इसको बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के अंदर बताया जाता है। ठीक है, डीसी के बात कहा जाता है सीए में। तो सर देखा जाए तो टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी सेम है, तो मैं दोनों एंगल से ही आपको बताऊंगा। तो सर बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इसके लिए एक स्पेशल नोट्स भी है जो मैं आप लोग को शेयर भी करूंगा, आप लोग वो भी दिखाई दे रहा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अगर मैं आपको 2 मिनट बताऊं। सर बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में मैं इससे पहले एक क्लास करवाया था, तो ये जो 1-2 क्लास है जिसका मिस हो गया है ना बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड, मैं वो बैकअप क्लास भी शेयर कर लूंगा आप लोगों से। आप लोग घर पे एक बार पढ़िएगा, फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे बोलिए। ठीक है, डाउट रहेगा नहीं, पर फिर भी इफ एनी प्रॉब्लम अराइज आप मुझे क्लास में ही पूछ लीजिए। ठीक है, स्पेशली मैं राजन्नो एंड विदिशा के लिए बोलूँगा। ठीक है, आज मैं बेसिक बात ही करूंगा, मतलब एकदम इनिशियल स्टेज में ही है सर, हम लोग ज़्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं पढ़ लिए अभी। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग एकदम बेसिक स्टेज में। सर अगर आप, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है,
अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछूं सर, आप लोग मुझे बताओगे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? राजन्नो, दिरीशा या सोमन निका, जिसको भी समझ आ रहा है प्लीज टेल मी सर, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? मतलब आपको क्या समझ में आता है, बताओगे सर? शेयर करोगे आप लोग अपना अनुभव, आपका एक्सपीरियंस शेयर करोगे? बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है या हो सकता है? हिंदी इंग्रेजी जा जेटा पारवी सेटा देवा, बोलो सर बोलो, तो जो समझ में आता है सर, व्हाट इज। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं ही बोल देता हूँ सर। बिजनेस एनवायरनमेंट इन द सेंस, बिजनेस करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना, इन सिंपल। जैसे मानो कि घर में रहने के लिए घर का एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये सर नो? आपके घर में सारा दिन झगड़ा झाटी होता होगा, या आपके आस पड़ोस में सारा दिन झगड़ा झाटी होता होगा, तो क्या आपको घर पे रहना अच्छा लगेगा? प्लीज टेल मी सर। अगर हमारे घर में ना। दिन रात झगड़ा होता है, दिन रात किसी ना किसी के साथ किसी का बहस चलता है, मारपीट होता है, तो क्या घर में रहना अच्छा लगेगा? नहीं। तो सिमिलरली बिजनेस के लिए भी तो एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ बिजनेस करने में अच्छा लगता हो, या बिजनेस करने के लिए फैसिलिटीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हाँ, जैसे एक सिंपल आपको मैं, अगर मैं अपने, हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं, तो वेस्ट बंगाल का ही अगर एक सिंपल सा बात करूँ, एक बिजनेसमैन बिजनेस करने आता है और वो अपना दुकान लगाना चाहता है, अपना फैक्ट्री लगाना चाहता है, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, हम लोगों को जॉब मिलेगा, हाँ सर, नौकरी मिलेगा, चाकरी मिलेगा। लेकिन अगर कुछ पॉलिटिकल लोग अपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए चोलछेना चोलबेना का अगर नारा लगाना चालू कर दे, मारपीट दंगा चालू कर दे, तो क्या होगा? बिजनेस आएगा कभी वेस्ट बंगाल में? प्लीज टेल मी। सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी आना चाहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि कंपनी यहाँ पर बिजनेस करने आएगा, झगड़ा झाटी झमेला झाटी नहीं करने हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना है। जैसे से फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बिजनेस एनवायरनमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ वेस्ट बंगाल में। जैसे मानो आप लोग सिंगूर जानते हो सर, सिंगूर, जल्दी बोलो। सिंगूर में टाटा का फैक्ट्री हुआ था। यस सर, सिंगूर में टाटा का फैक्ट्री हुआ था, लेकिन सर टाटा मोटर्स का वो फैक्ट्री अभी और नहीं है, अभी वो जगह बंद कर दिया गया। ऐसा बड़ा फैक्ट्री बन रहा था, दिखाई दे रहा है क्या? फैक्ट्री का इमेज दिख रहा है ना? है सर। सर ये फैक्ट्री बन गया था, ये फैक्ट्री बन गया था, ये फैक्ट्री में नैनो बनने वाला था। ठीक है, आप किसी को भी घर में बड़े को पूछो कि सिंगूर में नैनो फैक्ट्री के बारे में क्या हुआ था। सर तब 2011 का समय था, सीपीआईएम का समय था, ठीक है, सीपीआईएम का तब राज चल रहा था, मतलब हमारे वेस्ट बंगाल को सीपीआईएम चलाता था। और उस टाइम पे सीपीएम जाते जाते वेस्ट बंगाल को एक फैक्ट्री गिफ्ट करना चाहा, कि कम से कम इतना दिन जो नहीं हो पाया। 34 ईयर सीपीएम था हमारे वेस्ट बंगाल में। सिर्फ पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों का फोकस एरिया इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। मैं ये सब बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। बिकॉज एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, यू मस्ट नो दीज थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये सभी चीज़ जानना चाहिए आप। तो 2011 में सीपीआईएम का जब शासन था, उस टाइम पे सीपीआईएम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं बना पाया। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जो हमारे उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे, आप लोग तब छोटे थे सर, आप लोग को शायद नहीं पता, आप शायद स्टोरी सुने होंगे या कहानी सुने होंगे अपने घर पे, बड़ों के बड़ों मतलब जो भी आपके घर में बड़े कोई है, ठीक है, माँ पापा दादा दीदी, ठीक है। अब 34 साल में जो नहीं हुआ, लास्ट जाते जाते सोचा कि एक फैक्ट्री अगर बना देते हैं तो शायद 2011 में भी वापस आ जा सकते हैं, क्योंकि नौकरी एम्प्लॉयमेंट का हालत बहुत खराब था। टाटा आया, जमीन देखा, फैक्ट्री बनाया, बना भी दिया, ये सब ओरिजिनल फोटो है। लेकिन आज ये सब अगर आप सिंगूर जाओगे तो आपको नहीं दिखेगा। ममता दीदी बोला कि ये जमीन किसानों के लिए है, किसानों से जबरदस्ती जमीन लिया गया। ये जमीन ये बेसिकली दिल्ली रोड के ऊपर है, ठीक है। हाँ, मतलब हावड़ा दिल्ली का जो जीटी रोड है, जो बाद में आपका दिल्ली रोड भी बन गया है, नेशनल हाईवे,
उसके बगल में फैक्ट्री था। फिर बोला गया कि भाई ये फैक्ट्री किसानों से जबरदस्ती लिया गया, ये खेती करने वाला जमीन है, इसमें फैक्ट्री नहीं बन सकता। कौन बोला? सर टीएमसी एंड ममता दीदी का पार्टी बोला। ठीक है, तब ममता दीदी पार्टी में नहीं थे, तब ममता दीदी अपोनेंट थे सर, ठीक है, विरोधी थे, मतलब सरकार में नहीं थे। तो ममता दीदी ने ऐसा बोला, तो ममता दीदी ने जैसे ऐसा बोला फिर धरना में बैठ गए ममता दीदी कि यहाँ पर किसानों का जमीन वापस देना पड़ेगा, ऐसा बहुत सारा चला। फिर लास्ट में सीपीआईएम और तृणमूल तो झगड़ा लग गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया बोला तो किसका प्रॉब्लम हो गया? प्लीज टेल मी। सीपीएम तृणमूल तो झगड़ा लग गया, ममता दीदी अनशन में बैठ गए, ठीक है, सीपीएम भी बोल रहे नहीं फैक्ट्री होके रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम किसका हो गया? टाटा का ना। हेलो, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठा था सर टाटा। टाटा बिजनेस में कितना पैसा लगा दिया था, और ये सब पहले ही अगर बंद भी करना था तो पहले कर देते, जब कुछ नहीं था, जब पूरा जमीन खाली था तभी कर देते। हाँ, बनने के बाद क्यों बंद कर रहे हो? जो भी हो, लेकिन आपको एक चीज बहुत क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर हो जाना चाहिए? कि सर बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपर होना किसी भी जगह के लिए बहुत जरूरी है। अगर उस एरिया में बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो फिर वहां पर कैसे बिजनेस बनेगा? तो दैट इज व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कंट्री, फॉर द स्टेट, ठीक है, देश के लिए, राज्य के लिए, ठीक है, समाज व्यवस्था के लिए बिजनेस प्रॉपर एनवायरनमेंट इज बहुत जरूरी है। सर उसी पॉइंट को समझाते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपको समझना पड़ेगा, सर बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसमें एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। उसमें दो तरह का एनवायरनमेंट होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, एक माइक्रो और एक मैक्रो। ठीक है सर, ये इंटरनल के अंदर तो एक इंटरनल है, मतलब बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट, और एक एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसमें आपको एक्सटर्नल पार्ट में मैं आपको अभी क्या समझा रहा था, पॉलिटिकल मैटर। सर पॉलिटिकल मैटर बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, ये समझो, प्लीज टेल मी सर। पॉलिटिकल मैटर बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है, ये समझो। রে বুঝতে পারছিস তোরা? হ্যাঁ না হ্যাঁ বলিস। স্যার বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, পলিটিক্যাল ম্যাটার বিজনেস কি ইফেক্ট করে? হ্যাঁ করে অবশ্যই। एकदम करे, ठीक है। तो यदि अगर पॉलिटिकल मैटर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा तो वो कहीं कभी भी वहां पर प्रॉपर वे में बिजनेस होना पॉसिबल नहीं रहेगा सर, ठीक है। तो इसी तरह से एक प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट को बिल्ड करने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपका ये सब चीज़ आता है, एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना है, फिर उसमें इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में माइक्रो मैक्रो, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है सर पेस्टल एनालिसिस, एक कॉन्सेप्ट आता है सर स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। सर व्हाट इज पेस्टल एनालिसिस? सर पेस्टल एनालिसिस क्या होता है, इसमें ना पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल मैटर होता है, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल, ठीक है। इस तरह का मैटर होके पेस्टल एनालिसिस कंप्लीट होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कि पेस्टल एनालिसिस क्या है, ठीक है। तो ये सभी चीज इस नोट्स के अंदर भी है जो मैं आपको बताऊंगा सर। इसमें 2 इंट्रो लेक्चर मैंने इससे पहले दिया है, मैं वो क्लास भी आप लोगों को शेयर करूंगा। कोई डाउट है आप लोगों को, आप मुझे बाद में जरूर पूछिएगा, ठीक है। इसमें अलग अलग केस स्टडीज हुआ है सर, कैडबरी रिगार्डिंग केस स्टडीज है, कोको कोला रिगार्डिंग केस स्टडीज है। मैं केस स्टडीज क्लास भी आप लोगों को शेयर करूंगा, मैंने रिसेंट लिया लास्ट वीक, तो आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा सर, ठीक है, जिन लोगों का नहीं हुआ, ठीक है। कि डेयरी मिल्क पे केस स्टडीज हुआ है, ठीक है, कैडबरी के ऊपर, कि कैडबरी कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था। एक्चुअली कैडबरी में ना पोका निकला था, पोका समझते हो, कीड़ा, दैट इज ओम, ठीक है। कैडबरी के अंदर ओम्स आया था तो कैडबरी बैन कर दिया गया था। फिर कैडबरी अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके मार्केट में वापस आया, उसका कहानी है, ठीक है, उसका स्टोरी है। पेप्सी कोको कोला का जो प्रॉब्लम है, आजकल पतंजलि रामदेव बाबा जैसे गुरुदेव लोग आने के बाद पेप्सी कोको कोला जैसे जो ड्रिंक्स है, इसका बिजनेस में क्या प्रॉब्लम हुआ है, एज ए मैनेजर ऑफ द बिजनेस आपको एनालिसिस करके बताना है। तो यहाँ पर पेप्सी कोको कोला और पतंजलि के बीच में, रामदेव बाबा या गुरुदेव लोगों के बीच में क्या लड़ाई है, उस लड़ाई के बारे में केस स्टडीज है, सब बिजनेस रिलेटेड मैटर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोला है ना रिलीजियस गुरुज, ये क्या प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल मैटर है, ठीक है, ये उनके लिए एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल मैटर, इंटरनल मैटर, ये सभी चीज बिजनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सभी एनवायरमेंटल स्कैनिंग के समझाया जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में समझाया, आप लोग प्लीज एक बार देखिएगा सर प्रॉपर, ठीक है। अभी मैं आपको पेस्टल के बारे में 2-4 बात करूँ।
टेस्टल इज देयर, स्वॉट एनालिसिस इज देयर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, थोड़ा सा नजर डालोगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में कहा गया। एक बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। सर अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, सुनो, मैं बाद में नोट शेयर करूंगा, नोट को पढ़िएगा, फिर मैं क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। इवन इस नोट्स के नीचे भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, और अलग से भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। तो दोनों तरह से पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको ऑटोमेटिक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखो, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे जरूरी है। सर एक बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? सर जिसमें बिजनेस का वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, परिवार का एक वैल्यू होना चाहिए, हाँ, फैमिली वैल्यूज के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, है ना। एक फैमिली उसके वैल्यू पे डिपेंड करता है। वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू मतलब मूल्य। बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना मूल्य, मतलब मूल्य इन द सेंस, या हिंदी में भी बोलते हैं मूल्य, मूल्यांकन करें, वैल्यू करें। वैल्यू का क्या मतलब है? सर वैल्यू का मतलब होता है कि हर, मतलब हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति का, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरे के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। आप अपने परिवार के प्रति कितना रेस्पॉन्सिबल हो, एक दूसरे को कौन कितना रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, वैल्यू सिस्टम। अगर कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई बिजनेस को रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई इंसान को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिन तक बढ़ेगा नहीं सर। आप मेरा बात समझ रहे हो सर? चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, देश हो। जैसे हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट है ना सर, हम लोग बड़े को सम्मान से बात करते हैं, छोटे से प्यार से बात करते हैं। क्या सर ऐसा करते हैं कि नहीं करते? हेलो, इन आवर इंडियन कल्चर, अगर आप देखोगे इंडियन कल्चर में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि हम लोग यहाँ पर बड़े को रेस्पेक्ट से बात करते हैं और छोटे को प्यार से बात करते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज को देखोगे, वहाँ पर वो लोग तो अपने माँ पापा को भी नाम नाम लेके ही बात करते हैं, हाँ। पापा को पापा नहीं बोलते, नाम लेके, हाँ, कभी कभी डैड बोलते हैं लेकिन उनका भी नाम ले लेते हैं, ठीक है। भाई ब्रदर ब्रदर का कॉन्सेप्ट नहीं है, नाम लेके दे टॉक इन, मतलब नाम लेके बात करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोगों का रेस्पेक्ट नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब है ये वैल्यू सिस्टम है सर, ठीक है। ये मेरा बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दादा है, ये मेरा मामा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, इससे ये होता है कि एक देश के अंदर एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट होता है। तो जैसे देश में वैल्यू रहेगा, वैसे कंपनी में भी वैल्यू रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी में गए, अब कंपनी में कोई सीनियर रहेगा तो कोई जूनियर रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल आप टाटा में गए, आप रिलायंस में गए, तो वहां पर कोई सीनियर होगा, कोई जूनियर होगा। तो सीनियर जूनियर को कैसे ट्रीट करेगा? कॉलेज में जैसे रैगिंग करते हैं वैसा करेगा? हाँ सर, प्लीज टेल मी। हाँ, तुम जूनियर जूनियर की तरह रहना, हम सीनियर है, ऐसा करेगा? या जूनियर, सीनियर का क्या काम है? सीनियर का काम है जूनियर को क्या करना सर? सिखाना। हाँ, सीनियर का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, वो जूनियर को सिखाए, वो जूनियर को मौका दे, हाँ, डांटे भी, बट उसको भी एक तरीके से, ऐसा नहीं उसको छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो ये होता है वैल्यू सिस्टम। लोगों को बात बात समझ में आ रहा है सर वैल्यू सिस्टम का मतलब? हेलो, কিরে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? একটু মাঝে মাঝে হ্যাঁ না हाँ सर বলি। ठीक है। अच्छा, तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट में ये वैल्यू सिस्टम का कॉन्सेप्ट, मिशन ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी का ऑब्जेक्टिव होगा, मिशन होगा कि किस पर्पस के लिए वो आया है, क्या करना है, क्या सेल करना है, हाँ, कॉस्मेटिक्स बेचना है कि कलर टीवी बेचना है, कंप्यूटर बेचना है कि मोबाइल बेचना है। तो कंपनी का अपना एक मिशन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उसका भी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, कॉर्पोरेट कल्चर होगा। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो हम लोग काम करने जाते हैं ना, कंपनी में जॉब करने जाते हैं, तो उसका क्वालिटी, जो लोग कंपनी में एम्प्लॉय हैं उनका उनका क्वालिटी को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए देखना बहुत बड़े बड़े ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट होगा, कॉलेज में भी होता है एचआर डिपार्टमेंट, मतलब जहाँ से ह्यूमन रिसोर्स स्किल बना के कंपनी में काम दिया जाता है। लेबर यूनियंस भी होता है, फिजिकल रिसोर्सेज होता है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज होते हैं। इस तरह से एक बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल मैटर काम करता है। ये सभी चीज मैं आपको धीरे धीरे और डिटेल्स में बात करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट कंपनी के अंदर अगर प्रॉपरली रहेगा, ठीक है, तो कंपनी आगे बढ़ेगा। जैसे बड़े बड़े कंपनीज में एग्जांपल दे सकता हूँ, टाटा कब से चल रहा है जानते हैं आप लोग? टाटा का, टाटा आईटीसी, ऐसा कंपनी कब से चल रहा है? टाटा 1868 से चल रहा है, आप देख पा रहे हैं सर यहाँ पर?
जमशेदजी टाटा ने टाटा को बनाया था, टाटा सन्स, ठीक है, जिसके अंदर सारा कंपनीज आ जाता है, इसके अंदर सारा कंपनी आ जाता है, ठीक है। आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। 1868 मतलब 1868, आज से 154 साल पहले, 154 साल पहले टाटा आया था, 154 ईयर्स एगो। 1868 में जमशेदजी टाटा ने, जिनके नाम पे जमशेदपुर, जो टाटा नगर या जमशेदपुर कहा जाता है, शहर भी बन गया सर, 154 ईयर्स एगो बॉम्बे में हेडक्वार्टर बना के जमशेदजी फैक्ट्री लगा के, लोहा ये सब फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री लगा के बिजनेस को बनाया। तो सर एक बिजनेस एक दिन में नहीं बनता, उसका प्रॉपर वैल्यू होने से तब जाके बनता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो टाटा के अंदर कितना सारा ग्रुप कंपनीज है। टाटा ग्रुप का एफिलिएट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटो, टाटा पावर, टाटा स्टील, वोल्टास, टाइटन का घड़ी पहनते हैं, रागा, टाइटन का ही है। जो लोग, लड़की लोग पहनते हैं ना, लड़की लोग रागा पहनते हैं, लड़का लोग टाइटन पहनते हैं, ठीक है। सोनाटा भी टाटा का है, ठीक है। फिर आपका वो फास्ट ट्रैक भी टाटा का है। तनिष्क ज्वेलरी में, तनिष्क नाम तो सुने होंगे आप लोग, हाँ, डायमंड ज्वेलरी में बड़ा फेमस माना जाता है तनिष्क को। अरे क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप लोग तनिष्क का नाम सुने हैं कि नहीं सुने, इतना मुझे बताइए। अरे क्या सुना है? আমি বুঝতে পারছি না তোরা কানেক্টেড আছিস কি নেই। বিদিশা, রাজন্য, সমন্বিতা, कभी कभी जवाब दे दिया करो सर। হ্যাঁ স্যার শুনেছি। শুনেছিস? এগুলো সব টাটার হ্যাঁ। কোম্পানি, ঠিক আছে। तनिष्क, टाटा, टाटा कम्युनिकेशंस, ट्रेड, टाटा फ्लेक्सी, इलेक्सी, टाटा इंडियन होटल्स। बॉम्बे में ताज होटल है ना, वो इंडियन होटल्स कंपनी का अंडर आता है। एयर इंडिया, जो एरोप्लेन उड़ता है वो पहले सरकार का था, अभी वो टाटा का हो गया। ताज एयर, टाटा क्लिक ऑनलाइन स्टोर है, टाटा कैपिटल, क्रोमा, टाटा स्टारबक्स, ठीक है, कैफेटेरिया जो है, ठीक है। मतलब सर कितना सारा कंपनी है जो टाटा सन्स के अंदर है। तो सर इतना सारा कंपनी ऐसे ही नहीं बन गया, जब तक कंपनी के अंदर वैल्यू सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है, जब तक कंपनी का प्रॉपर मिशन या ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, कॉर्पोरेट कल्चर नहीं रहेगा, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा, प्रॉपर लेबर यूनियन नहीं रहेगा, मतलब लेबर के बिहाफ में काम करने के लिए भी कोई होना चाहिए ना, फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज, तभी जाके एक कंपनी इतना बड़ा होता है। और हम लोग तो यहाँ पर सर 5-10 साल में बिजनेस चलाने में कतराते हैं, 154 साल हो गया सर, 154 ईयर्स, बट स्टिल टाटा ग्रोइंग। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, रिलायंस, बिरला, बिरला का भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं। आपको बस बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे होने से एक बिजनेस बन सकता है उसी का आइडिया आपको दे रहा था, ठीक है। तो इसमें आपको इंटरनल एनवायरनमेंट का आइडिया लग रहा है ना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो तरह का होता है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। अभी मैं इंडियन इकोनॉमी में भी आऊँगा, वेट कीजिए सर, बिकॉज एनवायरनमेंट और इकोनॉमी मैं बोला ना आपको, मैं आपको दोनों चीज़ एक साथ करके बताऊंगा। इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट हैंड टू हैंड चलता है। एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो इकोनॉमी भी अच्छा रहेगा, ठीक है। इकोनॉमी तभी ग्रो कर सकता है जब बिजनेस एनवायरनमेंट सही तरह से, उसमें एक टाटा नहीं हजारों कंपनीज उसमें चलता है, एक सिर्फ टाटा नहीं, और भी बहुत सारा कंपनीज है, लाख लाख कंपनीज है सर हमारे देश में। लेकिन जब बिजनेस एनवायरनमेंट पक्का हो तभी जाके बिजनेस बढ़ेगा। अच्छा आप लोग एक मुझे एक चीज बताओ, हम लोग यहाँ पर हमारे देश में लोग नौकरी नौकरी करता है, मतलब जॉब जॉब चिल्लाते हैं, हाँ, जॉब नहीं जॉब नहीं जॉब नहीं, ऐसा करते हैं ना, हाँ, जॉब कब मिलेगा। तो ये क्यों नहीं बोलता कि बिजनेस नहीं बिजनेस नहीं बिजनेस नहीं। हाँ सर, क्या आप लोगों ने कभी सुना है किसी को ये बताते हुए कि बिजनेस बनाओ बिजनेस बनाओ बिजनेस बनाओ? क्योंकि बिजनेस होगा तब ना जॉब होगा। अच्छा जॉब भी क्या होता है, हाँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जॉब, जॉब में क्या होता है, कोई बिजनेस को ही तो संभालना होता है। आज अगर आप टाटा में नौकरी करने जाते हो, आप टाटा के किसी भी ग्रुप ऑफ कंपनी में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप टीसीएस में जाते हो तो आप या तो सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे, या तो आप अकाउंटेंट होंगे, या तो आप कंपनी सेक्रेटरी होंगे, है ना, टीसीएस का सीएस बन जाओगे। या फिर अगर आप कंज्यूमर प्रोडक्ट में जाते हो तो सेल्समैन बनोगे, या मार्केटिंग में मैनेजर बनोगे। टाटा मोटर्स में जाते हो तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनोगे, या फिर आप ऑटोमोबाइल सेल्समैन बनोगे। टाटा पावर में जाओगे तो इंजीनियर बनोगे। टाटा स्टील में भी इंजीनियर चाहिए, वोल्टास में भी इंजीनियर चाहिए, टाइटन में भी इंजीनियर चाहिए, तनिष्क में भी डिजाइनर चाहिए, है ना, केमिकल में केमिकल इंजीनियर चाहिए,
कम्युनिकेशन में यहाँ पर भी इंजीनियर, जहाँ जहाँ देखो इंजीनियर हर जगह में चाहिए, ठीक है। और उस इंजीनियर के ऊपर बेस करके बिजनेस संभालने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस में कुछ ना कुछ सेल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका कॉस्टिंग, उसका अकाउंट्स मेंटेन और उसका लीगल मैटर देखने के लिए सीए, सीएमए चाहिए। तो एक चीज कॉमन है ना सर, बिजनेस होगा तभी जॉब होगा, जॉब हवा में नहीं आता। अब कभी भी आप पॉलिटिकल लीडर को ऐसे सुनते हो क्या कि वो ऐसे बोलते हैं? मतलब जब मानो कि नौ खाली एक ही बात करता है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। अरे भाई कभी ये तो बोला करो कि बिजनेस नहीं है, बिजनेस बनाओ सर, बिजनेस। बिजनेस बनेगा तो जॉब बनेगा, बिजनेस नहीं है तो जॉब भी नहीं आएगा। तो अगर वेस्ट बंगाल में जॉब का कमती है, इसका मेन रीजन वेस्ट बंगाल में बिजनेस का प्रॉब्लम है। सर गवर्नमेंट जॉब, सर गवर्नमेंट जॉब में स्कूल कॉलेज का टीचर छोड़ के और क्या है, हाँ, और 2-4 एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में वही WBCS का पोस्ट, कुछ सरकारी लेवल पे क्लरिकल पोस्ट, हाँ। इसमें वेस्ट बंगाल का ही बात करूँ तो 10 करोड़ पॉपुलेशन, इसमें सरकारी जॉब कितना होगा? जोर से जोर 5 लाख, खूब जोर 10 लाख। इससे ज्यादा क्या सरकारी नौकरी को? 10 लाख भी देखना पड़ेगा है कि नहीं प्रॉपरली, ठीक ठाक पोस्ट में। तो सर 10 करोड़ में से 10 लाख निकालो, 10 करोड़ से 10 लाख को हटाओ, अभी भी कितना लोग बच गया? 9 करोड़ 9 करोड़ 90 लाख। 9 करोड़ 90 लाख के लिए क्या है? अच्छा सर, इतना लोगों को जॉब नहीं करना होता है, बिकॉज इसमें बच्चे बूढ़े सभी कोई है। 10 करोड़ में से अगर 50% लोग तो काम करेगा रे बाबा, मतलब 5 करोड़ लोग। 5 करोड़ में सरकार 1 करोड़ को भी जॉब नहीं दे पाता, क्योंकि सरकार के पास उतना जॉब नहीं हो सकता, तो सरकारी नौकरी इतना होगा नहीं कभी। तो फिर कहाँ से जॉब आएगा? देश के अंदर बिजनेस बनाना पड़ेगा, चाहे वो टूरिस्ट हो, मतलब टूरिज्म बिजनेस हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, व्हाटएवर जो आता है वो करे, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट पक्का बनाए, तभी जाके एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, गरीबी का प्रॉब्लम, जॉब का इशू, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं। सो ये सब समझने की मैटर है सर। सर क्या भारत में बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है? सर भारत में हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट पहले से काफी बेहतर हुआ है। सर कैसे पता? सर मैं इसके लिए एक रैंकिंग दिखाता हूँ आपको, ये सब मैं न्यूट्रल सोर्स यूज कर रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इनका सोर्स यूज कर रहा हूँ। सर ये एक रैंकिंग है, इसको बोलते हैं सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर मतलब, सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का मतलब होता है कि जहां बिजनेस करना हुआ आसान हो, ठीक है। पॉलिटिकल पॉलिटिकल चाकू लोगों का आंख आंख दिखाना नहीं। जैसे हमारे यहाँ पर कहीं पर भी अगर कोई बिजनेस करता है ना, तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल लोग आके दादा बड़ो फैक्ट्री बनाচ্ছে चांदा দিতে হবে কিন্তু, ठीक बोलेছি? अरे हमारे वेस्ट बंगाल अगर कहीं पर भी कोई कुछ बिजनेस बनाने का दिया जाएगा, तो सबसे पहले पॉलिटिकल दादा लोग आ जाएगा, फिर क्या बोलेगा? दादा यहाँ पर फैक्ट्री लगाने नहीं देंगे, এখানে फैक्ट्री লাগাতে দেবো না, আগে ক্লাবে 50,000 টাকা পাঠিয়ে দেবেন তবে ফ্যাক্টরি লাগাতে দেবো, ऐसा बोलता है ना? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ। तो फिर लोग बिजनेस कर पाएगा सर? आप बताओ, क्योंकि लोगों का ये दादागिरी देखना है या बिजनेस करना है। वो जो इंसान बिजनेस करने आता है वो बिजनेस करेगा, उसके वहां पर लोगों को काम भी तो मिलेगा। आप कभी सोचा आप लोगों ने हमारे वेस्ट बंगाल में गंगा किनारे कितना जूट मिल था? हाँ, इवन आप लोग तो राजमुंद्री एंड विदिशा तो बावड़िया से हो, बावड़िया में भी जूट मिल है। आज भी चलता है कोई जूट मिल आज के डेट में बावड़िया में? मुझे नहीं लगता चलता है क्या। হ্যাঁ স্যার, দুটো চলে। তো চলে, কতগুলো ছিল? 4টে 5টা ছিল। পাঁচটাতে দুটো চলে, বাকিগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। तो सर ये बंद क्यों हो गया? यही तो है दादागिरी, लेबर यूनियन गिरी। मतलब इतना ज्यादा यूनियन हो गया कि बिजनेसमैन के बारे में सोचा ही नहीं, एनवायरनमेंट को इतना खराब कर दिया, बात बात में झंडा उठा के चोलछे ना चोलबे ना। अरे भाई ऐसा चोलछे ना चोलबे ना करोगे तो फिर बिजनेसमैन पागल हो जाएगा। फिर आज देखो, आज मार्केट में जॉब नहीं है बोल के चिल्ला रहे, और इतना बेकार एनवायरनमेंट कर दिया कि क्या हो रहा है सर, धीरे धीरे बाहर से जो बिजनेस आने वाला है ना, वो बंगाल में आना नहीं चाहता। एक बंगाल जो इतना दिन से लीड करता था पूरा भारत को,
आज कोई बंगाल में आने से पहले 10 बार सोच रहे कि बंगाल जाना है कि नहीं जाना। क्यों? बिकॉज यहाँ पर तो चोल से ना चोल बेना, तुम कुछ करने जाओ पहले पॉलिटिकल दादा को चांदा दो, फिर क्लार्क को चांदा दो। अरे भाई चांदा देने के लिए बिजनेसमैन आ रहा है क्या? उसको अपना बिजनेस करना है और उस बिजनेस में जितना लोगों को रिक्रूटमेंट होगा वो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट होगा। अब देखो ना ममता दीदी खुद कैसे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है, टाटा को तो भगाया यहाँ से अब सीपीएम के साथ लड़ाई करके वो टाटा को यहाँ से भगा दिया। अब अभी सबको बोल रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करो, कोई नहीं आ रहा है। 11 साल हो गया, क्यों आएगा? क्योंकि आपने इन्वायरमेंट ही ऐसे क्रिएट करके रखा कि बिजनेसमैन आने से पहले डर जाते हैं। बड़ा फैक्ट्री नहीं आएगा, बड़ा कंपनी नहीं आएगा, तो वेस्ट बंगाल का यूथ तो बेकार ही होगा ना। अब ऐसे एंटी बिजनेसमैन एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे तो मुश्किल है। अब थोड़ा सा सुधारने का कोशिश कर रहे हैं ममता दीदी, ठीक है। अब राजनीति बिजनेस सब मिक्स हो जाता है, क्या करें। पहले राजनीति देख लिया, लेकिन बिजनेस अगर नहीं देखोगे तो आप कभी भी देश का अच्छा नहीं कर सकते। जैसे अगर आप बंगाल के साथ साथ गुजरात को देखो, आप साउथ को देखो। अच्छा गुजरात से अगर किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, पूरा देश ही हमारा भारत है। आप साउथ को देखो, बैंगलोर देखो, चेन्नई देखो, यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट देखो। आज किसी को भी आप अपने घर के बगल में पूछो कि भाई कहाँ जा रहे हैं जॉब करने, क्या बोलता है? प्लीज टेल मी। आपके आसपास में किसी को भी अगर आप पूछते हो कि कहाँ जा रहा है जॉब करने, क्या कहाँ जाता है जॉब करने, या तो बैंगलोर जाता है, हाँ, या तो हैदराबाद जाता है, या फिर केरला जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? या तो चेन्नई जाता है। किसी को डॉक्टर दिखाना है कहाँ जाते हैं? बोलो सर। चेन्नई जाते हैं, वेल्लोर जाते हैं। किसी को इंजीनियरिंग करना है कहाँ जाते हैं? बैंगलोर जाते हैं। किसी को नौकरी पाना है कहाँ जाते हैं? बैंगलोर जाते हैं। किसी को बिजनेस करना है कहाँ जाते हैं? गुजरात जाते हैं। तो फिर कोलकाता कौन आता है? सर एक समय था पूरा भारत कोलकाता आता था, आज पूरा भारत यहाँ से दूसरे जगह में जाते हैं नौकरी के लिए। इसका मतलब क्या? वेस्ट बंगाल में जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब ये तो मैं बिजनेस एनवायरनमेंट से ही आपको बता रहा हूँ, मुझे वेस्ट बंगाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तो मेरा होम स्टेट है। दिस इज माई मदरलैंड, मातृभूमि है मेरा। मैं तो चाहता हूँ कि इसका गौरव बने रहे, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो दिख रहा है तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता भी रहा हूँ। अब ये है प्रॉब्लम। बिजनेस एनवायरनमेंट सही होगा तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ सही होगा। तो वही चीज़ आप लोगों को भी इसीलिए पढ़ाया जाता है, आपको भी बिजनेस एनवायरनमेंट को इसी तरह से एनालिसिस करना है। तो इसमें माइक्रो एनवायरनमेंट भी होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट, सप्लायर, इंटरमीडिएट। और एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक, ये सब मैटर सामने आता है, ठीक है। अब ये किस तरह से ये माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट देश के इकोनॉमी को, बिजनेस की इकोनॉमी को संभालते हैं, यही मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। सर इसको तो समझ लेंगे अभी, माइक्रो मैक्रो दोनों एनवायरनमेंट को समझ लेंगे, फिर स्वॉट एनालिसिस भी देखेंगे कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है, हमारा अपॉर्चुनिटी क्या है और हमारा थ्रेट क्या है। बोलते इसको स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस नॉट जस्ट इकोनॉमी का, कंपनी का, कंपनी हो, इकोनॉमी हो, स्टेट हो, कंट्री हो, कि आपका स्ट्रेंथ क्या है बिजनेस के लिए, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे आगे बात करते हैं। तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट अगर आप समझ जाते हो ना सर, ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको स्वॉट एनालिसिस से भी समझाया जा सकता है। इस स्वॉट एनालिसिस के अंदर भी माइक्रो मैक्रो दोनों एनवायरनमेंट को समझा जा सकता है। तो ना मैं पहले एक बार इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ बात करूँ, धीरे धीरे समझ जाऊँ। अच्छा मैं आपको कुछ देर पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बता रहा था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब दुनिया में कौन से देश में बिजनेस करना हुआ सबसे आसान। विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज स्मूथ offering smooth way to do business, which country in the world offer smooth way to do business। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है किस कंट्री में सबसे आसान में बिजनेस हो सकता है। रैंकिंग में देखो, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जॉर्जिया, यूके, नॉर्वे। मतलब यहाँ पर बिजनेस करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट बना हुआ है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, दादागिरी कम है, ठीक है, दादागिरी ना के बराबर, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग अच्छा है, ठीक है, फालतू का राजनीति नहीं है, ठीक है।
फालतू का राजनीति नहीं है। राजनीति एक सही ढंग का होता है। राजनीति का क्या मतलब, राजा का नीति इज कॉल्ड राजनीति। ठीक है, राजनीति मतलब झंडा उठाना नहीं होता। ठीक है, हम यही झंडा उठाচ্ছি तुम वही झंडा उठाओ, दैट इज नॉट राजनीति। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना लोकल में, वो तो राजनीति का है। अरे भाई, किसी का झंडा उठाने से राजनीति नहीं हो जाता, वो तो बस पॉलिटिकल चमचा बोलते हैं उसको, उसको पॉलिटिकल चमचागिरी बोलते हैं। राजनीति मतलब पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, राजा का नीति, नीति मतलब पॉलिसी। ठीक है, और राजा मतलब किंग, किंग मतलब पॉलिसी मेकर्स का जो हेड है। ठीक है, जैसे ममता दीदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है, दे आर पॉलिसी मेकर्स। तो पॉलिसी मेकर्स, हाउ अ पॉलिसी विल इफेक्ट द इकोनॉमी, दैट इज द पर्पस ऑफ राजनीति। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इकोनॉमी, सोशल मैटर्स को इफेक्ट डालने वाला जो पॉलिसी है वही है पॉलिसी, मतलब पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग करना पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का काम है। पॉलिटिक्स मतलब हम लोग जो सोचते हैं, जो देख देख के हम लोग बड़े हो गए, उसको पॉलिटिक्स नहीं बोलते, वो तो झंडा पकड़ के चमचागिरी करना बोलता है। मैं आपको जेन्युइन बात कर, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द पर्सन जो भी पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनते हैं कि कैसे देश चलेगा, कैसे समाज चलेगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, लोगों को, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग सीएमए बन रहे हो, आप लोगों को नौकरी कैसे मिलेगा, आप लोग कहाँ जाके जॉब करोगे, आपके अंडर में बीकॉम लोग कैसे काम करेगा, ग्रेजुएशन वाले लोगों को कहाँ काम दिया जाएगा, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, इसको बोलते हैं राजनीति। प्रॉपर राजनीति इसको बोलते हैं। ऐसा राजनीति कोई करे तो वो है नेता, बाकी सब क्या है, लेता। ठीक है, अब ये है फर्क। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सर। ठीक है, मुझे किसी से कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस एक जेन्युइन चीज आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। हमारे देश में रिसेंटली बहुत बड़ा चेंजेस आया है सर। भारत कहाँ है, दिखाई दिया आप लोगों को रैंकिंग में? सर इंडिया एट 63, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 63rd पोजीशन पे है। वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज है, पूरा दुनिया भर में 200 कंट्री है, 200 कंट्री में हमारा भारत 63 में है। किस किस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। सर लेकिन इसका एक मजा का बात है, 2014 में भारत कहाँ था? 2014 में, मतलब जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है, मतलब मोदी जी का जो सरकार चल रहा है अभी, 2014 में ये गवर्नमेंट भारत में फर्स्ट टाइम आया था। इससे पहले कांग्रेस एंड कांग्रेस रिलेटेड गवर्नमेंट चलता था। सर उस टाइम पे भारत का रैंकिंग था 142 में। उसके बाद धीरे 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 लास्ट 5-7 सालों में आप देख सकते हैं सर 142 से सीधा 63। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है? কিরে, ভারতে বিজনেস এনवायरनमेंट ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে? ভারতের কথা বলছি, ভালো ওভারঅল। হচ্ছে। एग्जैक्टली, ভালোই হচ্ছে। इम्प्रूव हो रहा है ना। अगर आप चाइना को देखो, सऊदी अरब को देखो, सऊदी अरब 49 में था, 62 में चला गया, तो उसका रैंकिंग पीछे चला गया। ठीक है, चाइना, चाइना जैसे हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, चाइना 84 में था, 31 में आ गया। तो चाइना मोटा मोटी 50 रैंक ऊपर आया 2014 से, और भारत 142 से 142 से कहाँ चला गया, 63। मतलब भारत का रैंकिंग 80 रैंकिंग ऊपर आया। मतलब चाइना से भी हमारा ग्रोथ फास्ट है ना। जैसे चाइना हमसे आगे है, बट चाइना का ग्रोथ फास्ट है। ठीक है सर, श्रीलंका, पाकिस्तान का रैंकिंग, हाँ, बांग्लादेश का रैंकिंग, बांग्लादेश देख लेते हैं। श्रीलंका सर 99 में। ठीक है, पहले भी 99 में ही था। मतलब श्रीलंका में ग्रोथ हुआ है क्या? ऐसे श्रीलंका में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। हाँ, बीच में बढ़ गया था, फिर भी 99 से 99 भी रह गया, ग्रोथ नहीं है श्रीलंका में। सर पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान दिखाई दिया क्या? पाकिस्तान सारा दिन हमारे पीछे लगता है। सर पाकिस्तान का रैंकिंग 108 में। सर इम्प्रूव किया है, इम्प्रूव किया है, पाकिस्तान का भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है। चलो अच्छा है। सर बांग्लादेश कहाँ?
बांग्लादेश दिखाई दिया तो बताना सर, बांग्लादेश मुझे नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश 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 देखते पेज इस तरह बांग्लादेश। ना सर। ঠিক আছে, পরে তোরা চেক করে নিস, হ্যাঁ পরে চেক করে নিস। ইজ অফ ডুইং বিজনেস উইকিপিডিয়া পেজে যাস দেখিস, ঠিক আছে, বাংলাদেশ পেয়ে যাবি। ऐसे हम लोग यहाँ पर सर्च थोड़ा खबर होना चाहिए। 168 बिलो एवरेज, 168 बिलो एवरेज मतलब इज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी भी जाति भेद ये सब बहुत ज्यादा है अभी भी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है अंदर अंदर में लोगों के अंदर। भारत में भी है, भारत में ये सिर्फ पॉलिटिकल मैटर में है, सुप्रीम कोर्ट ये सब मैटर में, लोगों के अंदर कम हो गया है, ठीक है। चलो सर, इससे एक चीज पता तो चल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, दिस अ गुड थिंग, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। अब आपको मैं एक काम करूँ, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करूँ। सर इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्यों बात करूँ? इकोनॉमी ऑफ इंडिया सर बिजनेस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है ना कि देश का आर्थिक स्थिति कैसा होगा। हेलो, बिजनेस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है ना कि देश का आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा, यस और नो? है। एग्जैक्टली। तो फिर आपको इंडियन इकोनॉमी भी जानना चाहिए, तभी तो आप लोगों को पढ़ा जाता है। ये जो आप लोगों को एंट्रेंस हो या सीए फाउंडेशन में ये जो पढ़ा जाता है, ये दोनों टॉपिक ऐसे तो पूरा इसीलिए तो दिया जाता है ना कि पहले आप बिजनेस एनवायरनमेंट को भी जानो, साथ में आप इंडियन इकोनॉमी को भी जानो। इसलिए मैं इसको एक कॉम्बाइन वे में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ाता हूँ, ठीक है, कि बिकॉज सभी चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको इसको कनेक्ट करके ही पढ़ना चाहिए, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि किसका इफेक्ट कहाँ आता है। तो चलिए थोड़ा इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा बताते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे। इकोनॉमी ऑफ इंडिया, सर इकोनॉमी ऑफ इंडिया, सर इकोनॉमी ऑफ इंडिया के बारे में जान लो कि भारत का आर्थिक स्थिति कैसा है। सर इकोनॉमी ऑफ इंडिया से मिडिल इनकम डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमी, मतलब भारत का एवरेज इनकम जो है ये मिडिल इनकम है, ठीक है। वी आर नॉट रिच इनकम ग्रुप, बिकॉज भारत मिडिल इनकम में इसलिए है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सर भारत का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन भारत का एक प्रॉब्लम है, भारत जितना कमाता है ना, जितना इनकम करता है, वो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब भारत में पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो क्या करें सर, बम बम मार के उड़ा दे सर सबको, क्या बोलते हैं? सर हम भी उड़ सकते हैं ना, अगर हम किसी को बोमा मारेंगे तो फिर हम बोमा हम पे भी लग सकता है, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अब इसको धीरे धीरे सुधारना चाहिए, ठीक है सर, वो सब बात आगे आगे करता हूँ मैं आपसे। लेकिन करेंटली वर्ल्ड वाइड भारत का स्थिति देखो, ये सब न्यूट्रल सोर्स से बता रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक वगैरह का सोर्स है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सोर्स है, ठीक है। मतलब ये क्या है, न्यूट्रल सोर्स है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि किसी का बना हुआ है, ऐसा नहीं है, न्यूट्रल सोर्स है। वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया करेंटली वर्ल्ड का कितना बड़ा इकोनॉमी है सर? ऐसे तो मिडिल इनकम है, बट वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो फिर पहला 4 कौन है सर, देखना चाहोगे? हेलो, इंडिया 5th है, तो पहला 4 में कौन है, क्या बोलते हो? ऐसा देखन। सर ये हम लोग जीडीपी वाइज आ गए, इसके वाइज आ गए सर, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर ये क्या होता है सर, ये भी बताऊंगा आप लोग को। एक टॉपिक आएगा नेशनल इनकम बोल के, टॉपिक आएगा क्या बोल के सर, नेशनल इनकम, दिखाई दे रहा है ये देखिए। जब हम लोग नेशनल इनकम करेंगे तब जीडीपी को डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन तो फिर आज डिटेल्स नहीं, आज बस कॉन्सेप्ट वाइज देखो, डिटेल्स बात करेंगे, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है वो भी बताएंगे। तो जीडीपी से, ऐसे आप लोग जीडीपी वर्ड पहले भी सुने, मार्केट में बहुत बात होता है समाज में कि जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी गिर गया। जैसे रिसेंटली कल से खबर चल रहा है बाजार में, अगर आप लोग न्यूज़ चैनल पे देखते हो कि देश जीडीपी बेड़े से ना कौन से, इसका जीडीपी बढ़ा कि गिरा, इसके बारे में बात चल रहा है। सर बढ़ा है भारत का जीडीपी, कोरोना काल में भी भारत का जीडीपी ग्रोथ हुआ है, 8.4% में इंडियन जीडीपी ग्रोथ हुआ है रिसेंटली, ठीक है। लोकल जीडीपी बढ़ा है 7.5%, कोरोना काल में 8% जीडीपी ग्रोथ ईयरली, कोई मामूली मैटर नहीं है सर।
क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट। और जीडीपी बढ़ना कैसे होता है, जीडीपी का ग्रोथ कैसे पता चलता है सर? जीडीपी का मतलब होता है किसी एक कंट्री में, पॉइंट बी नोटेड सर, जीडीपी डेवलपमेंट का एक पैरामीटर। मैं ये नहीं बोलता कि जीडीपी एकमात्र पैरामीटर है, बट जीडीपी एक ओवरऑल पैरामीटर माना जाता है, डेवलपमेंट पैरामीटर, कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका एक पैरामीटर है, मतलब इसका मेजर करने का एक तरीका। तो फिर जीडीपी क्या है सर? इतना जान लो जीडीपी क्या है। किसी एक कंट्री में किसी पर्टिकुलर ईयर में जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, किसी एक कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जितना प्रोडक्ट प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट हो या सर्विस, जैसे भारत में किसी एक पर्टिकुलर ईयर जैसे 2021-22, 2021-22, 21-22 में भारत में जो भी प्रोडक्ट और गुड्स, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, जो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग प्रोडक्शन किए हैं, सेल करते हैं, इसको जब मनी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, किस में कन्वर्ट किया जाता है? मनी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको देश का उस पर्टिकुलर ईयर का जीडीपी कहते हैं। मैं फिर से आपको सिंपल कर रहा हूँ। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी का मतलब होता है कि इन एनी पर्टिकुलर कंट्री, इन एनी पर्टिकुलर डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, इन एनी पर्टिकुलर कंट्री, इन एनी पर्टिकुलर डोमेस्टिक टेरिटरी, वो जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा इन एनी पर्टिकुलर कंट्री, इन एनी पर्टिकुलर टेरिटरी, व्हाट एवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट पर्टिकुलर कंट्री प्रोड्यूस, that is the and that money value of that particular country is called the GDP of that country। ऐसे मैं आपको क्या बोला कि जीडीपी के बारे में मैं आपको डिटेल्स डिस्कशन नेशनल इनकम चैप्टर में करूंगा, लेकिन इतना समझ जाओ सर कि कंट्री वाइज क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम ए नेशन इन ए गिवन ईयर, जो मैं आपको बंगाली और हिंदी में समझा रहा था। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड, जो भी चीजें फाइनल बन रहा है। फाइनल में क्या हो सकता है? राइस हो सकता है, कार हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, व्हाटएवर, राइस हो, कार हो, मोबाइल हो, व्हीट हो, ठीक है, जो भी आपके घर के अंदर जो भी चीज दिखता है, आपके घर के अंदर क्या है देखो, झांको सर आपके घर के अंदर, मेरे घर के अंदर मैं देख रहा हूँ, जैसे मेरे घर में एसी है, एयर कंडीशन, फैन है, कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूँ तो लैपटॉप है, कैमरा से देख रहा हूँ तो कैमरा है, पेन टैबलेट से लिख रहा हूँ तो पेन टैबलेट है, मोबाइल फोन भी देख रहा हूँ तो मोबाइल फोन है, वाटर बॉटल दिख रहा है तो वाटर बॉटल है, ठीक है, ये भी एक वाटर बॉटल है, बैग है, जिस घर के अंदर है सर उसके अंदर सीमेंट है, हाँ सर सीमेंट है, ब्रिक्स है, विंडो है तो विंडो का गेट है, विंडो के अंदर ग्रिल है। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे सर? हेलो, व्हाटएवर, एक देश को चलने के लिए, एक घर को चलने के लिए जो भी चीजें प्रोडक्शन होता है, उसका फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स मार्केट वैल्यू में जो होता है वही उस देश का जीडीपी कहलाता है। यही है इन सिंपल। इसका मतलब जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना अच्छा। हेलो, हो जाएगा लो पता था। हाँ सर हो जाएगा। अब जीडीपी को जब आप लोग पर कैपिटा से डिवाइड कर दोगे ना, पर कैपिटा मतलब पर हेड, पॉपुलेशन, टोटल जो भी जीडीपी होगा उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? इसको बोला जाता है सर पर कैपिटा इनकम। क्या बोला जाता है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा, कैपिटा मतलब हेड, लैटिन वर्ड, कैपिटा मतलब हेड, पर हेड इनकम। सर अमेरिका का जीडीपी देखो सर, नंबर 1 है वर्ल्ड का, एज पर IMF, एज पर यूनाइटेड नेशंस, एज पर वर्ल्ड बैंक, सभी अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, मैं किसी भी एक को लेकर काम करता हूँ। एज पर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका जीडीपी है 25 लाख, सॉरी 2,53,46,805 डॉलर, US डॉलर, ये सभी चीजें डॉलर में है सर, ठीक है, मिलियन डॉलर में, कितना मिलियन, ये सर इस मिलियन डॉलर में, ठीक है, मतलब 2,53,46,805 मिलियन US डॉलर। समझ रहे हैं सर? मतलब इस कुछ ट्रिलियन में है बेसिकली, ट्रिलियन में, बिलियन, 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 ट्रिलियन, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी।
चाइना सेकंड में आता है। चाइना का है सर 1,99,11,593 मिलियन यूएस डॉलर। यूएस से चाइना का डिफरेंस काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी चाइना सेकंड में है। जापान उसके बाद आता है 49,12,147 मिलियन यूएस डॉलर। जर्मनी फोर्थ में है 42,56,540 मिलियन डॉलर। इंडिया फिफ्थ में है 35,34,743 मिलियन डॉलर। सर लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है सर, भारत इतना इनकम करता है तो फिर भारत इन सभी कंट्री से गरीब देश क्यों है? सर यूएस का पॉपुलेशन 30 करोड़ 33 करोड़ है, चाइना का पॉपुलेशन 150 करोड़ है, जापान का पॉपुलेशन हार्डली 10 करोड़ समथिंग। एक बार देखना पड़ेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली 10 करोड़। एक बार देख सकते हैं, एक बार यहाँ पर। पॉपुलेशन दिखाई दिया पॉपुलेशन आप लोगों को? जापान का पॉपुलेशन 5-7-10 करोड़ के बीच में होगा, इतना मैं श्योर। 10-12 करोड़, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, मतलब लो पॉपुलेशन एरिया है कंपेरेटिवली। जर्मनी भी वही 5-6 करोड़ का पॉपुलेशन है। इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ का है। चाइना भी 150 करोड़ का है, बट इंडिया और चाइना में फर्क देख पा रहे सर आप लोग? हेलो, আরে বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। তো কার বিজনেস এনভায়রনমেন্ট ভালো, আমাদের না চায়না এখনো পর্যন্ত? চায়নার। Yes, ठीक है। सबसे बेस्ट तो यूएस का है, जापान का है, जर्मनी का है ना? तो सर बाकी कंट्री जैसे यूके, इंग्लैंड इकोनॉमी हमारे থেকে कम। इंग्लैंड का इकोनॉमी हम लोगों से कम है 33,76,003, बट ओनली 5 करोड़ पॉपुलेशन, 5 to 6 करोड़। तो इतना पैसा जब 5-6 करोड़ लोगों के बीच में तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन से भी कम है, वेस्ट बंगाल में ही 10 करोड़ लोग रहते हैं। ऊपर से हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहते हैं कि बाकी और भी लोग यहाँ पर आ जाए मतलब 10 करोड़ में से लोगों को जगह नहीं है सर, जो नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर से और लोग आ जाए ताकि लोगों का वोट बैंक बढ़ जाए। मतलब ये कोई मतलब नहीं है। इतने बड़े बड़े देश चलता है 5-6 करोड़ पॉपुलेशन में, हाँ, ऊपर से हमारा देश का हालत इतना खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है। ऐसे हम वर्ल्ड में इतना बड़ा इकोनॉमी तो है, बट हमारा पॉपुलेशन हिसाब से हमारा इनकम हमें लोअर मिडिल इनकम बना देते हैं या मिडिल इनकम बना देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा सर? देश के बिजनेस एनवायरनमेंट को और बेहतर करना होगा, और बेहतर करना होगा, ताकि कम से कम चाइना जैसा इकोनॉमी तो बना ले। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। एटलीस्ट चाइना जैसा बन जाना चाहिए, तब जाके हम लोग 140 करोड़ सभी कोई हायर मिडिल इनकम में आ जाएंगे, हायर इनकम ग्रुप में आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए पूरा भारत के इनकम को क्या होना पड़ेगा? कम से कम चाइना के लेवल में आना पड़ेगा। तो 1,99,11,593 मिलियन डॉलर, 35,34,743 मिलियन डॉलर में नहीं होने वाला है भारत का डेवलपमेंट। और चाहिए, मतलब और स्मूथ बिजनेस एनवायरनमेंट, और प्रोडक्शन, और सर्विसेज, और टूरिज्म, हर चीज में डेवलपमेंट चाहिए। तो फिर सबका बोलबाला होगा, सीए का, सीएस का, सीएमए का, इंजीनियर का, सबका बोलबाला होगा। लेकिन उसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट बढ़िया होना और डेवलप। ऐसे हम लोग अच्छी जगह में हैं सर, हमारा पोजीशन अच्छा है दुनिया में, बिकॉज भारत का नॉलेज लेवल ना पुराने दिनों से बहुत ही अच्छा है। ये तो कुछ हमारे साथ खराबी हुआ है, भारत में लोग लूटने के लिए आया है, कभी मुगल आया, कभी ब्रिटिश आया, ठीक है, भारत को एक बार शासन किया तो भारत का स्ट्रक्चर बिगड़ गया। नहीं तो भारत दुनिया में हमेशा टॉप क्या करता था, हमेशा, ये पता होना चाहिए आप लोग। अप टू 1000 ख्रीष्टाब्द तक, 1000 तक भारत वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री हुआ करता था।
बाय मनी, बाय ग्रोथ, बाय जीडीपी एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट ये जो बीच बीच में हम लोगों को अटैक किया गया ना, 200 साल, 400 साल, 500 साल हमारे ऊपर राज किया गया, इसके कारण क्या हुआ, भारत का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टूट गया, और इसके कारण आज हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गए। लेकिन चिंता ना करो सर, भारत का बिजनेस एनवायरनमेंट फिर से अच्छा होने वाला है, और फिर भारत वो गोल्डन बर्ड्स, सोनार पाखी वाला, सोनार डिम अंडा, ठीक है, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत, वो भारत फिर से आएगा, लेकिन एक कंडीशन से। क्या कंडीशन? बिजनेस एनवायरनमेंट सॉलिड होना चाहिए। आई होप समझ में आना, ठीक है सर। इकोनॉमी के अंदर, अगर मैं इकोनॉमी ऑफ इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको कुछ फॉरेन कंट्री भी दिखाया। अब भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को हमेशा ख्याल करना है सर। हमारे देश में करेंसी को रुपी कहा जाता है। हमारे देश का फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये आप लोगों को जनरल नॉलेज का भी पार्ट है सर। हमारे देश वर्ल्ड लेवल में कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, लाइक WTO, WCO, साफ्टा, बाइमेस्टेक, WFTU, ब्रिक्स, G20, BIS, AIIB, ADB, ठीक है। इस तरह के बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर भी भारत है। भारत कोई कमती नहीं है, ठीक है। ये रहा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दुनिया भर में जो बिजनेस होता है उसका मेंबर भारत है। WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो दुनिया भर में बिजनेस होता है उसकी मेंबर है भारत। SAFTA, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साफ्टा, जिसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बेसिकली ये जो मैप दिख रहा है ना आपको, हेलो, ये जो मैप आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द एक्चुअल भारत। ये ओरिजिनल भारत है सर। ये भारत को तोड़ दिया गया मतलब पॉलिटिकल कारण से, वो सब अपना अपना गद्दी लेने के लिए, ठीक है। गांधी जी जिन्ना को दे दिया, नेहरू को दे दिया, और भारत टूट गया, ठीक है, जाति पात धर्म के आधार पे। जो भी हो, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिए देखो सर, मैप भी इसी तरह से है जो एक्चुअल भारत को दर्शा रहा है। इसको अखंड भारत भी कहा जाता है, ठीक है, ओरिजिनल भारतवर्ष, है ना। हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर का एक गाना गाते हैं ना सर, आप लोग सुने होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का हम लोग एक गाना गाते हैं, क्या, जन गण मन, हमारा नेशनल सॉन्ग भी है, नेशनल एंथम। उसमें एक लाइन आता है सर, कभी आप लोगों ने ख्याल किया कि आई डोंट नो सर, उसमें एक लाइन आता है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। हाँ सर, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। पंजाब भारत में है बट सिंध पाकिस्तान में, फिर भी वो हमारा नेशनल एंथम, बिकॉज भारत का मतलब यही है भारत। क्या है? इसीलिए सिंध भारत का ही पार्ट है, तभी तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है ना, सिंधु नदी हमारे देश से आज की आज के डेटे क्या रे, तो आज के पाकिस्तान में चला गया। तो फिर नेशनल एंथम में सिंध क्यों कहा जाता? पंजाब सिंध गुजरात मराठा, बिकॉज वो एक्चुअल भारत है। सिंधु सभ्यता, इंदास वैली सिविलाइजेशन, ठीक है सर। ये सब बात मत करो, ऐसा लग रहा है कि इतिहास भूगोल पढ़ रहे हैं। ओके सर, सॉरी। चलो आ जाते हैं, साफ्टा का मेंबर, बिम्स्टेक का मेंबर। बिम्स्टेक का मेंबर क्या होता है सर? ये सब आप लोगों का जनरल नॉलेज का भी पार्ट है सर, मैं बता दे रहा हूँ। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब बंगोपसागर, बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो भी बिजनेस कॉन्सेप्ट बनाया जाता है उसके ऊपर बना के एक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें साउथ एशियन नेशंस का एक कंट्रीब्यूशन, साउथ ईस्ट एशियंस का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बे ऑफ बंगाल आपने देखा ना, बिम्स्टेक, ये बेसिकली ये जगह है सर। अगर मैं आपको मैप से दिखा तो अभी समझा सकता हूँ। एक सेकंड, ये एरिया सर, बे ऑफ बंगाल दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये जो हमारा दीघा, पुरी, विशाखापत्तनम, ये जो समुंदर है ना सर, ये समुंदर एक्चुअली बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीपपुंज, ठीक है, ये है बे ऑफ बंगाल। तो इस पूरा बे ऑफ बंगाल भारत का भी है, श्रीलंका भी पार्ट है, इसमें थाईलैंड, म्यांमार का भी पार्ट है, मलेशिया इसका भी पार्ट है, ठीक है।
इसी के साथ जो जिनका भी बिजनेस होता है उसका भी मतलब उसमें भी बाकी कंट्रीज का भी तो पार्ट है ना समुद्र पे, तो उनको एक एसोसिएशन बनाया जाता है साउथ ईस्ट एशियन में, उसका भी पार्ट भारत है। ठीक है, तो सर इतना सारा जान के क्या होगा, तो तभी तो आपको इकोनॉमिक्स का समझ आएगा, अदरवाइज आपको मैं कैसे समझाऊंगा इकोनॉमिक्स के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में मैं कैसे बात करूंगा आपसे। तो यही रीजन है कि भारत क्या है, भारत किसका मेंबर है, कंट्री ग्रुप में कौन कौन है। भारत डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्री में आते हैं, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में आते हैं, और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के अंदर आता है। मतलब भारत एक ग्रोइंग कंट्री के अंदर आता है। भारत का पॉपुलेशन 138 करोड़ आसपास, दुनिया में सेकेंड है। भारत का जीडीपी 3.535 ट्रिलियन का है। जीडीपी रैंक में भारत दुनिया में 5th है। जीडीपी ग्रोथ में भारत का ग्रोथ रेट रिसेंट ट्रेंड में, आपको मैं रिसेंटली जो आज का लेटेस्ट है, 8.9% ग्रोथ रेट है भारत का। 8.9% भारत का ग्रोथ रेट है, जो नो डाउट एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है। भारत का जीडीपी पर कैपिटा, ये सब मैं आपको धीरे धीरे जब नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा। ठीक है, भारत में सेक्टर वाइज कौन से सेक्टर से कितना इनकम होता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। भारत में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से इनकम होता है 16%, इंडस्ट्री से इनकम होता है 29%, सर्विस से इनकम होता है 54%। ये ऑल आर डिस्कशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब ये इतना सारा चीज में डेवलपमेंट जो बना है, भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखो, भारत दुनिया में एक्सपोर्ट करता है 421 बिलियन का, लेकिन भारत का इंपोर्ट उससे और ज्यादा है। इंपोर्ट मतलब आमदनी, एक्सपोर्ट मतलब रफ्तानी, बंगाली में बोलते हैं। ठीक है, भारत का इंपोर्टिंग है, इंपोर्ट मतलब रफ्तानी करा, मतलब বাইরে ইম্পোর্টিং করা মানে ভারতের জিনিস বিদেশে পাঠানো। आई होप भारत इंपोर्ट करता है, बाहर से लाते हैं 612 बिलियन, लेकिन भारत बाहर को बेचते हैं 420 बिलियन। सर कौन सा ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है कि इंपोर्ट ज्यादा है? प्लीज टेल मी सर। इम्पोर्ट। इंपोर्ट ज्यादा। सर ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। जिस दिन भारत का इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, उस दिन समझ लेना कि भारत रिच हो गया। मिडिल इनकम में नहीं रहेगा भारत, भारत रिच कंट्री बन जाएगा। लेकिन उसके लिए ये उल्टा होना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम। ठीक है, तो आई होप कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि बिजनेस ही है जो अल्टीमेटली आपका इंडियन इकोनॉमी को बिल्डअप करेगा। जैसे एक्सपोर्ट कौन करता है, सरकार थोड़ी ना करता है, बिजनेसमैन करता है। क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, फ्यूल्स है, माइनिंग प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। इंपोर्ट क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट करते हैं, फ्यूल्स करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं। जो फोन आपके घर में है, मेरे पास है, सब चाइनीज है। देखो लैपटॉप वगैरह यूज करते सब चाइनीज है, देखो। ठीक है, ये सब जिस दिन भारत का खुद का हो जाएगा ना, उस दिन समझ लेना भारत एक्चुअल में डेवलप कर रहा है। इसको इसीलिए आज के डेट में देखना, करंट गवर्नमेंट एक स्लोगन बार बार बोलता है, मेक इन इंडिया, बोलता है ना, लेकिन आज बोलने से कल नहीं हो जाएगा। ये 30-40 साल का एक लंबा प्रोसेस है। अगर 30-40 साल भारत मेक इन इंडिया करता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है, तो भारत भी धीरे धीरे इंपोर्ट कम कर देगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देगा, तो भारत के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इस तरह से हमें हेल्प करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, ये दोनों तरह से एनालिसिस। अब एक कंट्री का, एक कंट्री के अंदर अगर देखा जाए तो उसका स्वॉट एनालिसिस कैसे किया जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। मतलब आप देखो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप कौन सा चीज़ ज़्यादा कर पाते हो। ठीक है, आप एग्रीकल्चर में अच्छे हो, टेक्नोलॉजी पे अच्छे हो, आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करो। जो भी आपका बिजनेस का स्ट्रेंथ है, आप उसी को कंट्री के डेवलपमेंट में लगाओ। आपका वीकनेस जो है उसमें आप कवर करने का कोशिश करो। ठीक है, डिसएडवांटेज है आपका, वीकनेस सबका रहता है। वीकनेस इज ओवर डिपेंडेंस इन अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन। अगर एक बिजनेस या कंट्री या एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट रह जाएगा ना, तो कल अगर मार्केट खराब हो जाता है ना, तो फिर उसका बिजनेस गिर जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे श्रीलंका को हुआ है, आप लोगों को पता है रिसेंटली श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो श्रीलंका को मतलब खाने के लिए पागल हो रहा है, भारत इसको बहुत हेल्प कर रहा है सर। श्रीलंका टूरिस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है सर।
लेकिन कोरोना में टूरिस्ट खराब हो गया और टी, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ों पे श्रीलंका का इकोनॉमी टिका है। सर 2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं श्रीलंका में, पॉपुलेशन कम है, फिर भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब कोरोना हुआ तो टूरिस्ट दुनिया भर में बंद हो गया, ठीक है। ऊपर से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि उनकी कंट्री में जो भी एग्रीकल्चर होगा वो सब ऑर्गेनिक होगा, मतलब चाषबास जहाँ होवे सभी ऑर्गेनिक। माने ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करेगा, केमिकल यूज नहीं करेगा, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, समझ रहे हैं। लेकिन क्या हो गया, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर बहुत कॉस्टली होता है और सरकार के पास पैसा खत्म हो गया, एग्रीकल्चर भी नहीं हुआ, फूड भी नहीं प्रोडक्शन हुआ, जीडीपी गिर गया, पेट्रोल का दाम देने के लिए भी पैसा नहीं है, टूरिस्ट भी नहीं आया क्योंकि कोरोना। पैसा खत्म, किसके पास? गवर्नमेंट के पास। কিছু বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার বোঝা যাচ্ছে। ठीक है, तो ये वीकनेस जो आपका है उस पर काम करने से थोड़ी ना होगा। आपको नंबर ऑफ चीज़ और देखना पड़ेगा कि आपकी कंट्री, आपका बिजनेस, आपका देश, आपका कंपनी कैसे चल सकता है। मैं आपको हर एंगल से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप एज ए कंट्री देखो, आप एज ए कंपनी देखो, ठीक है। सिमिलरली आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आएगा कि आप कोई एक पर्टिकुलर काम आप ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, जो आपके पास स्पेशलिटी है। अपॉर्चुनिटी जिसका है उसका काम करो, डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगा। थ्रेट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन, कभी भी किसी एंगल से थ्रेट आ सकता है। जैसे कोरोना आके थ्रेट दिया है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन प्रॉब्लम से लड़ना कैसे है वो देखना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है, S फॉर यूजिंग स्ट्रेंथ, W फॉर मिनिमाइजिंग वीकनेस, ठीक है, O फॉर कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी, T फॉर न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट्स। अब इसको मैक्रो एनवायरनमेंट में देखें, तो बिजनेस एनवायरनमेंट एंगल से देखें तो सर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपका माइक्रो एनवायरनमेंट है, मतलब ये आपके ऊपर है ना, ये बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि सर आप सोचो कि आपको एक बिजनेस करना है, तो आप अपने बिजनेस में किसमें स्ट्रेंथ है आपका, किसमें वीकनेस आपका, ये आपका माइक्रो मैटर है ना सर। हेलो, जैसे मैं श्रीलंका का बात कर रहा हूँ, श्रीलंका टूरिस्ट में अच्छा है, श्रीलंका टी प्रोडक्शन में अच्छा है, ये श्रीलंका का स्ट्रेंथ है। श्रीलंका का वीकनेस भी कुछ रहेगा, वो श्रीलंका का माइक्रो एनवायरनमेंट है। लेकिन तो फिर मैक्रो क्या है? तो जैसे मानो कि क्या अपॉर्चुनिटी बाहर वाला चाह रहा है, कौन सा थ्रेट बाहर से आ सकता है, जैसे कोविड, कोविड का थ्रेट आया, अपॉर्चुनिटी आउटर वर्ल्ड में जैसे टी का अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो ये आपका मैक्रो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि बाहर का लोग श्रीलंका का कौन सा चीज़ प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं और थ्रेट बाहर से क्या आ रहा है। तो जो बाहर से डिपेंड करते हैं वो मैक्रो है, और जो अंदर का मैटर है वो माइक्रो है। तो अगर आप अपना बिजनेस के लिए, अपने देश के लिए माइक्रो फैक्टर मैक्रो फैक्टर अंडरस्टैंड कर पाते हो ना सर, तो आप अपने बिजनेस को एक अलग दिशा में प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, गरीबी प्रॉब्लम को हटा सकते हो। अदरवाइज आप गरीबी में भी पड़ जाओ, हर तरह के प्रॉब्लम में पड़ जाओ, ठीक है सर। यहाँ पर इस तरह से माइक्रो को थोड़ा और इलाबोरेट किया गया है, माइक्रो को भी इलाबोरेट किया, मैक्रो को भी इलाबोरेट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक काम करूँगा, ये जो इंडियन इकोनॉमी है ना, मैं ज़्यादा तो चीज़ बोला नहीं आज, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडियन इकोनॉमी की डिटेल्स में बात करूँगा। और इंडियन इकोनॉमी के डिटेल्स के बारे में, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि भारत का इकोनॉमी एक समय में, ये आप देख सकते हैं सर, ये कंट्री वाइज है, दिखाई दे रहा है क्या? ये ईयर है, ईयर 1000 ईयर में, जैसे अभी 2022 चल रहा है ना, 1000 ईयर में भारत कहाँ था देखो, यूएस कहाँ था देखो, দেখা যাচ্ছে? हेलो, 1000 ख्रीष्टाब्द का बात कर, 1000 ख्रीष्टाब्द में भारत वर्ल्ड का, ये जो जीडीपी का परसेंटेज है ना, ये वर्ल्ड परसेंटेज है, मतलब पूरा वर्ल्ड में जितना जीडीपी बनता था, पूरा वर्ल्ड जीडीपी का
पूरे विश्व में जितना जीडीपी होता था, प्रोडक्शन होता था, उसका 30% प्रोडक्शन भारत करता था। चाइना तब कहा था, हमारे पीछे पीछे ही था, लेकिन हमारे पीछे था। लेकिन धीरे धीरे देखो, भारत भी गिरा है, चाइना भी गिरा है, और यूएस यहाँ से उठना चालू किया 1820 के बाद से, और ये 1950 के बाद बेसिकली यूएस बना। इससे पहले यूएस वैसा नहीं था। और एक है सर यूरोप, जो हमसे लूट लूट के बना। भारत का कम क्यों हुआ? बिकॉज यूरोप हमसे लूटा। वेस्टर्न यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगीज, देख लो सर, जान लो दुनिया को। भारत का इकोनॉमी गिरता गया, ये देखो सर, ये इंडियन इकोनॉमी गिरता गया, और इनका इकोनॉमी देखो, ये वेस्टर्न यूरोप है। हमसे लूट के अपना कंट्री को बनाया, हमारे ऊपर शासन करके अपने कंट्री को बनाया। ये सब मैं न्यूट्रल सोर्स से बता रहा हूँ सर, मेरा ये खुद का कुछ नहीं है, ये तो इंटरनेशनल सोर्स है, विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया का सोर्स बता रहा हूँ। ये था भारत हमारा। फिर से बन जाएगा सर, বলো 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 সবে শত বেনা বেনু রবে ভারত আবার জগত সবাই শ্রেষ্ঠ আসনে। सुना है आप लोग ये गाना? ठीक है। तो एग्जैक्टली भारत था बहुत कुछ, बट अभी भारत अपना पुराना प्राइड वापस लेने के लिए लग चुका है। ये देखो, भारत का इकोनॉमी मिडिल ईस्ट को क्रॉस कर चुका है, और धीरे धीरे हम लोग चाइना, यूरोप, यूएसए सबको क्रॉस करके आगे निकलेंगे। होना ही है, ठीक है, होना ही है, होगा, जरूर होगा, लेकिन एक ही कंडीशंस पे। क्या कंडीशन है? बिजनेस एनवायरनमेंट सही होना पड़ेगा। हमारा एनिमी कौन है? पोगो, पोगो चैनल देखे ना सर, पोगो ने बताया, वी हैव मेट द एनिमी एंड ही इज अस। हम लोग अपने एनिमी से मिला है, बट वो कौन है? वो हम खुद ही है। भारत अगर खुद ही खुद को बदल डाले तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस वर्ल्ड बन सकता है, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बिजनेस कंट्री बन सकता है। वी हैव मेट द एनिमी एंड ही इज अस। ठीक है सर, आई होप कि आप लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में आया, और उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी भी समझ में आया। फिर पूछा गया। हाँ सर। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं इसी को कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में भी कुछ और इम्पोर्टेंट बात करना है। अच्छा, राजन्नो एंड विदिशा एंड सर सोमोमिता सभी को बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट वीक बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर और 1-2 क्लास लिया था, ठीक है। तो दोनों क्लास मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, ठीक है। अब वो दोनों क्लास एक बार अच्छे से सुन लेना, ठीक है। और एक चीज़, ये जो नोट्स है, ये वाला नोट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का है, और जहाँ से मैंने अभी पढ़ाया ये भी CS इंस्टीट्यूट दोनों के लिए है। ये नोट्स जो है, इसके नीचे मैं MCQ क्वेश्चन सेटअप करके रखता हूँ, दिखाई दे रहा है? हाँ सर। टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है। चैप्टर वाइज 50-50 क्वेश्चंस मिले है ना, आप लोग उसको प्रैक्टिस भी करते जाइए, क्वेश्चन भी देखते जाइए, और इसका आंसर भी आपको नीचे मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपका नॉलेज बेहतर रहेगा और आप MCQ को भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको एग्जाम में कौन होंगे, ठीक है। आज का क्लास सर PDF টা পাঠিয়ে দেবেন? यस, PDF পাঠিয়ে দেবো আমি, পরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, রাজন্য আর বিদিশা একটু ওয়েট করে যেতে পারিস, ক্লাস ऐसे आज खत्म है, ठीक है सर। ওকে স্যার, টাটা। সমন্বিতা গেলে যেতে পারিস, ক্লাস কমপ্লিট। সমন্বিতার আওয়াজ পাচ্ছি না। ওকে, আচ্ছা বিদিশা, রাজন্য তাদেরকে বলে দিন রেকর্ডিংটা অফ করে দিন।